गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम जो कि आपका 4th पेपर है उसका फर्स्ट टॉपिक हमने शुरू किया था भाषा ध्वनि तंत्र। भाषा ध्वनि तंत्र के बारे में मैंने आपको पूरा समझा दिया था भी। उसमें वाग्य यंत्र, नासिका विवर, कंठ मार्ग, स्वर यंत्र, फेफड़े, श्वास नलिका क्या क्या काम होता है। उसके बाद हम कर रहे हैं, उसके बाद है ध्वनि संकेत। संकेत का मतलब होता है प्रतीक, यानी कि हमारे मन के भावों, वस्तु को बताने के लिए जिन जिन ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है वे ध्वनि संकेत कहलाते हैं। जैसे मान लो हमारे मन में अनेक प्रकार के संवेग है, कभी हमें क्रोध आता है, कभी हमें भय लगता है, कभी हमें किसी से घृणा, शोक, हर्ष आदि, ये सभी क्या होते हैं, ध्वनि संकेत अलग अलग रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मान लो हम ये बात और कहते हैं कि जिन परिस्थितियों में मानव के अनेक संवेग प्रकट होते हैं वे हमारे ध्वनि संकेत ही कहलाएंगे। ठीक है। उसके बाद हमने करना है आगे, इसका सब टॉपिक है ध्वनियों की त्रुटियों की पहचान, यानी कि हमें ध्वनियों के पहचान हम किस प्रकार से करेंगे भी कौन सी ध्वनि शुद्ध है और कौन सी ध्वनि अशुद्ध है। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है अनुनासिक तथा सानुनासिक ध्वनियाँ, यानी कि अनुनासिक ध्वनियाँ कौन सी होती है, जिनका प्रयोग हम प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण के स्थान पर करते हैं, जो हम अनुस्वार के रूप में जिसे कहा जाता है। और उसी के स्थान पर हम क्या करते हैं, चंद्र बिंदु का भी प्रयोग करते हैं। अब हमें ये ध्यान रखना है भी किस शब्द के साथ अनुस्वार लगेगा और किसके साथ चंद्र बिंदु लगेगा। तो इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है भी जो तत्सम शब्द होते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं, उनमें प्रायः अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, और जो हमारे तद्भव यानी कि हिंदी के शब्द जो होते हैं उनमें चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने कभी भी देखा हो तो चांद हम इस प्रकार भी लिखते हैं और चांद में हम अनुस्वार भी लगाते हैं। तो हमें ये लगता है भी दोनों में से कौन सा शुद्ध शब्द है, तो ये दोनों ही शुद्ध है। बस इसका ये चांद जो अनुस्वार वाला है इसमें तो ये तत्सम होगा और ये क्या होगा, तद्भव होगा। इसी प्रकार से अंगना और अंगना, ये देखो, यानी दोनों में क्या होता है, एक जैसा लिखने के बावजूद भी ये अनुस्वार वाला होगा भी और चंद्र बिंदु वाला होगा। हमें अगर पहचान नहीं होगी तो हम दोनों का अर्थ एक ही रूप में ले लेंगे, लेकिन ये जो अनुस्वार वाला है ये स्त्री के रूप में प्रयोग किया जाता है इसका अर्थ, और जो चंद्र बिंदु वाला है इसे हम कहते हैं आंगन। इसी प्रकार से प्रणाम को प्रणाम कहना, अनय को नय के रूप में बोलना, ये भी हमें पहचान होनी चाहिए। उसके बाद आता है अनुनासिक स्वर और अनुनासिक व्यंजन। उसमें आता है इम्तिहान को इम्तिहान कहना, ये अलग अर्थ दे देगा। री और र से संबंधित ध्वनियाँ, ये भी हमें पहचान होनी चाहिए। अब जैसे ग्रह और गृह, दोनों का अर्थ अलग अलग है। गृह यानी कि जिसमें री की मात्रा लगी है उसका अर्थ होता है घर, और जो ग्रह जो हम नीचे र की मात्रा, र जब लगा होता है ये होते हैं नक्षत्र। ठीक है। और उसके अलावा हम ये बात और कह सकते हैं, अभी र के होते हैं हमारे 4 रूप होते हैं भी। इस र का मतलब है इसमें स्वर पूरा मिला हुआ है और यह पूर्ण र है, यानी कि इसके साथ स्वर मिला हुआ है तो ये पूरा व्यंजन हो गया। तो जैसे क्रम में हम इसका प्रयोग करेंगे। अब इसमें ये देखो, ये र के नीचे हलंत लगा है, हलंत आधे वर्ण का संकेत होता है, तो ये क्या होगा, हमेशा आधे वर्ण के रूप में प्रयोग किया जाता है, आधे र के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका उच्चारण पहले होगा और लिखा जाएगा अगले पूरे पे, कर्म में ये होगा। और ये जो नीचे जो हम लगाते हैं इसे कहा जाता है री की मात्रा। जैसे कृत, कृत में हम री की मात्रा लगाते हैं, तीनों का अर्थ अलग अलग आएगा। और एक हम इस र का प्रयोग करते हैं जैसे ड्रम, ट्रक, इसमें क्या आती है, री और र मिलकर बना होता है। तो यह जो है इसकी ध्वनियों की भी हमें पहचान होनी चाहिए। अधिकतर स्टूडेंट्स इस चीज़ में गलती करते हैं। फिर है व और ब में, जैसे व क्या होता है, दंतोष्ठ्य होता है, और ब क्या होता है, होठों से बोला जाता है। ठीक है। वन को बन कहना,
जवाब को जवाब कहना या जवाब कहना, ये भी बालक अधिकतर अशुद्धियाँ करते हैं। फिर है श श स से संबंधित ध्वनियाँ। ये देखो श शलगम वाला, इसका उच्चारण तालु से होता है और श षटकोण वाले का मूर्धा से, और स जो है वो दंत्य से बोला जाता है। इनकी सभी के उच्चारण स्थल अलग अलग है, तो यह भी हमें पहचान होनी चाहिए भी कहाँ पर तालु वाले श का प्रयोग होगा, कहाँ पर मूर्धा वाले का और कहाँ पर दंत्य का। जैसे शासन शब्द है, शासन, ठीक है, अगर हम इसका उच्चारण सही नहीं करेंगे तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर षटकोण मूर्धा वाला भी प्रयोग कर सकते हैं और दंत्य वाला भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें पहचान होगी तब भी हम शुद्ध शब्द लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है शब्द में ध्वनि की पहचान। अभी तक तो मैंने आपको वर्ण में ध्वनि की पहचान करवाई थी, तो शब्द में ध्वनि की पहचान में क्या होता है, यानी कि ये तभी संभव है जब यह हम पूर्ण से खंड की ओर जाते हैं, यानी कोई भी पूरा शब्द हो उसके अगर हम टुकड़े करते हुए जाएंगे तब हमें ध्वनि की पहचान सही होगी। जैसे मान लो मैं आपको कहती हूँ नदी, नदी में हमने क्या किया है, द को बड़ी की मात्रा लगाई है, लेकिन जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो यह बड़ी ई किस में प्रयोग हो जाती है, छोटी ई में प्रयोग हो जाती है, तो इसकी हमें पहचान होनी चाहिए। ऐसी प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की हो कि जिसके बारे में हम पूरी सही ढंग से जानते हो, फिर हम नवीन ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञात से अज्ञात की हो, ठीक है, इन सभी यानी कि शब्द में ध्वनि की पहचान के लिए हमें हमेशा ये इन मनोवैज्ञानिक सूत्रों का पालन करना होता है। फिर है ध्वनि लिपि प्रतिविज्ञान। ध्वनि लिपि प्रतिविज्ञान करने के लिए हमारे पास जैसे 4 मूल ध्वनियाँ हैं, अ, ई, उ, री। लिपि प्रतिविज्ञान यानी कि उसके लिखने के ढंग को पहचानना, तो ये मूल ध्वनियाँ हैं। और जो आ, बड़ी ई और ऊ, ये क्या है, उसकी सजातीय ध्वनियाँ हैं। सजातीय से अभिप्राय होता है जो अपने जैसे ही वर्ण से मिलकर बने। जैसे आ जो बना है अ और अ से, ई जो बना है ई और ई से, ऊ जो बना है वो ऊ और ऊ से बना है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका जो एक सब टॉपिक आ जाता है ध्वनि नियम। ध्वनि नियम किसे कहते हैं, तो उस ध्वनि नियम के बारे में जानने से पहले हमें नियम की परिभाषा के बारे में जानना होगा। अभी नियम किसे कहते हैं, नियम कहते हैं भी यदि कोई भी क्रिया किसी विशेष परिस्थितियों में सब देश कालों में हुआ करती है तो उसे नियम कहते हैं। यानी कि नियम की बात है ये। अब हम ध्वनि नियम में क्या कहेंगे, भी जो बात भी जब कोई भी किसी भाषा के ध्वनि नियमों से आशय उस भाषा में होने वाले उस ध्वनि विकार, विकार का मतलब है उस ध्वनि परिवर्तन से है जो किसी विशेष काल एवं किसी विशेष परिस्थितियों में किसी विशिष्ट ध्वनियों से संबंधित होती है। यानी कि समय अनुसार सभी शब्दों में कोई ना कोई अंतर आता रहता है, कोई ना कोई ध्वनि से संबंधित नियमों में परिवर्तन होता रहता है, वही ध्वनि नियम कहलाते हैं। उसमें सबसे पहला है विशेषीकरण का नियम। विशेषीकरण का मतलब विशेष हो जाना, यानी कि किसी भी नियम का किसी एक शब्द के लिए विशेष हो जाना। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं पंकज। पंकज जो है वो कमल का पर्यायवाची है, ठीक है, और कमल के अन्य भी पर्यायवाची हैं, जलज, नीरज। लेकिन जलज, नीरज कमल के पर्यायवाची होते हुए भी अन्य जो पेड़ पौधे हैं जल से जो उत्पन्न होता है उनके लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन जो पंकज है ये सिर्फ कमल के लिए ही उत्पन्न होगा, पंक से उत्पन्न यानी कि कीचड़ से उत्पन्न। फिर उसके बाद भेदीकरण का नियम। भेदीकरण का नियम से मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी शब्द का समानार्थी शब्द होता है लेकिन वह जब अपने आंतरिक भेद को छोड़कर किसी एक के लिए प्रयोग किया जाए, ठीक है, यानी कि वो जब उनके अर्थों में कोई ना कोई अंतर आ जाए तब वह भेदीकरण का नियम कहलाएगा। जैसे जब हम कोई रोगी होता है वह डॉक्टर के पास भी जा सकता है, हकीम के पास भी, वैद्य के पास भी। ये सभी
डॉक्टर के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन इन्हीं सभी का क्षेत्र अलग अलग है। कोई एलोपैथिक है तो कोई होम्योपैथिक है तो कोई आयुर्वेदिक है। ठीक है, तो ये भेदीकरण का नियम कहलाएगा। उसके बाद है विभक्तियों के भग्नावशेष नियम। भग्नावशेष का मतलब है तोड़कर। जब हम किसी शब्द को तोड़कर किसी एक के लिए प्रयोग करते हैं तो वह भग्नावशेष नियम कहलाएगा। जैसे गंगा जल, गंगा जल को अगर हम तोड़ते हैं तो इसका हम करते हैं गंगा का जल, का जल। और जब हम इसका इकट्ठा एक रूप प्रयोग करेंगे तो हमने का को तो हटा दिया और इकट्ठा इसका प्रयोग करेंगे तो यह गंगा जल शब्द बन गया। इसमें भाषा जो है वो संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर चलती है, जिसमें कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। रसोई घर, रसोई के लिए घर। कन्यादान, कन्या के लिए दिया जाने वाला दान। विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, यानी कि विद्या के को चाहने वाला। विद्यालय, विद्या के लिए घर। इसी के अंदर आ जाता है मिथ्या प्रतीति का नियम। मिथ्या प्रतीति, मिथ्या प्रतीति से अभिप्राय ये होता है, कई बार क्या होता है हमें ये भ्रम हो जाता है भी किसी शब्द में किसी अर्थ के बारे में पता चल जाता है। हम एक शब्द को जानते हैं लेकिन अपने आप ही जब हम उसके साथ कोई उपसर्ग प्रत्यय लगा देते हैं तो हम उसका एक अर्थ प्रचलित हो जाता है। जैसे सुर शब्द है, सुर शब्द देवता के लिए प्रयोग किया जाता था, लेकिन अ उपसर्ग लगाकर जो कि नहीं का के बारे में बताता है, तो जो देवता नहीं है उसे असुर कहा जाने लगा और असुर शब्द राक्षस के लिए प्रचलित हो गया। तो इस प्रकार से जो भी प्रकृति जो प्रत्यय का ठीक से ज्ञान न होने के कारण हमें अनेक शब्दों के अर्थ के बारे में बताता है, वह नियम मिथ्या प्रतीति का नियम कहलाता है। उसके बाद उद्योतन। उद्योतन का अर्थ होता है चमक। चमक यानी कि जब कोई किसी शब्द में परंपरा से अलग नवीन अर्थ का आभास हो जाता है तो उसे उद्योतन या अर्थोद्योतक का नियम कहते हैं। अर्थोद्योतक से अभिप्राय है भी उसके अर्थ के लिए विशेष चमक। जैसे पुत्र शब्द है, पुत्र शब्द बेटे के लिए है, लेकिन वो कैसा है उसके लिए कोई विशेष अर्थ हमने निकालना है, नवीन अर्थ निकालना है, तो हम सु शब्द उपसर्ग लगाएंगे, वो सुपुत्र बन जाएगा। कु लगाएंगे तो वह कुपुत्र बन जाएगा। इसका यानी कि बिल्कुल ही विपरीत है। ऐसे ज्ञान, ज्ञान के आगे हमने अ उपसर्ग लगा दिया तो अज्ञान, और वी लगा दिया जिसे बिल्कुल ज्ञान नहीं है और वी लगा दिया तो ये बन गया विज्ञान, जिसे यानी कि विशेष ज्ञान है। इसी प्रकार से शासन, शासन के आगे हमने कु लगा दिया तो कुशासन और सु लगा दिया तो सुशासन। यानी कि हम इस प्रकार से इसमें अलग अलग उपसर्ग लगाकर या प्रत्यय लगाकर हम इसके अर्थ में विशेष चमक ला देते हैं, तो यह उसका उद्योतन का नियम कहलाता है। तो अपने अब यूनिट 5th का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे जिसके बारे में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।